इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि रदरफोर्ड जे थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, ठीक है। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें उसने बोला कि जो न्यूक्लियस है दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड प्लैनेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं, राइट। बट व्हाट हैपेंड वाज कि इसके बाद देयर वर टू थ्योरीज व्हिच वर गिवन। द फर्स्ट वन व्हिच वाज गिवन बाय डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दिया, जिसमें उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल ही नहीं है बट उसमें कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट है। इन अ सिमिलर मैनर एक और जो दिया दैट वाज गिवन बाय हिसेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि यहाँ पे एक वेव कॉन्सेप्ट आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि एक वेव होती क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग जाते हैं टू वन काइंड ऑफ रेडिएशन व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दिस गिव्स अस द नेचर ऑफ light because we know कि light जो है that behaves as a wave. Yes. Okay, so nature of light can be explained on the basis of electromagnetic radiation और उसके लिए light हमें पता है कि continuously move कर रही है. Yes, sir. Okay, और light behave करती है as a wave. तो what do we understand by wave motion? What do we understand by wave motion? वेव मोशन का मतलब हुआ कि अगर सपोज हमने इस तरह से एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है, सपोज हमने वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है और वहां पे जो हैंडल है डोर का उसके ऊपर हमने एक रस्सी बांध दी है, ठीक। उस रस्सी को जब हम इस तरह से हिलाएंगे तो वो रस्सी जो है उसकी स्ट्रक्चर या उसकी मूवमेंट किस तरह से हमें दिखेगी, वो इस तरह से दिखेगी। तो वो जो रस्सी है वो क्या बना रही है, इट इज फॉर्मिंग अ वेव। इन अ सिमिलर मैनर अगर हम एक पॉन्ड लेते हैं और उस पॉन्ड में हम पत्थर फेंकते हैं yes, तो उसमें आप देखते हो कंसेंट्रिक सर्कल्स आ जाते हैं, yes, राइट। उसे भी हम क्या बुलाते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज अ वेव। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वेव मोशन ओवर हियर तो ये एक पर्टिकुलर वेव को रिप्रेजेंट करती है। आप देख रहे हो कि इसमें एक अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है yes, और एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की दिस इज नोन एज क्रेस्ट और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है दिस इज नोन एज अ ट्रफ, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेव के क्या हुए, वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्डा। ओके, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स, राइट। सो ये जो डिस्टेंस हुआ between two crests this is known as lambda और जो यूनिट जिसमें हम lambda को मेजर करते हैं that can be either angstrom, 1 angstrom that is equal to 10 raised to power minus 10 meters. It can be picometer, 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 12 meters and it can also be nanometer, 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 10 meters, ठीक है। सो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है एक वेव का विच इज वेवलेंथ, क्लियर। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वेलोसिटी। एवरी वेव ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय c, राइट। और जो c होती है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। The value of c is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Okay, चाहे ये वेव जो है वो मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर रही है या वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, दोनों में वेलोसिटी ऑफ
light is almost same. Vacuum में थोड़ी सी कम होती है 2.9 but it is almost equal to 3 ले लेते हैं, ठीक है? So velocity क्या हुई? It is the speed with which the wave is traveling, and wave travels with a constant speed of light which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meters per second. ठीक? Third जो है थर्ड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू. ठीक है? एंड व्हाट इज न्यू? न्यू दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स a wave takes in 1 second. Number of cycles a wave takes in 1 second. So जो इसकी यूनिट रहेगी that can be per second. Yes sir. और इसकी और यूनिट्स होती हैं which is hertz. Hertz is another unit of frequency. Fourth characteristic is amplitude. Amplitude को हम रिप्रेजेंट करते हैं as A. जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज ईदर द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. ठीक है? अब क्योंकि ये भी लेंथ ही है, इट हैज द सेम यूनिट्स एज वेवलेंथ. Yes sir. ठीक है? फिर नंबर 5 वी हैव इज वेव नंबर. वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. ओके? Yes sir. एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. Yes sir. वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. ठीक है? तो यूनिट्स इसके क्या होंगे फिर? मीटर्स. क्योंकि लैम्डा के यूनिट्स क्या हो रहे हैं? लैम्डा के यूनिट लैम्डा के यूनिट्स मीटर्स हैं, तो इसके यूनिट क्या होंगे? पर मीटर. ठीक है? सो इसके जो यूनिट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी पर मीटर. और छोटे यूनिट्स अगर हम ले रहे हैं तो स्मॉलर यूनिट्स कैन बी पर एंगस्ट्रॉम, इट कैन बी पर पिकोमीटर or it can be per nanometer. Yes sir. ठीक है? So these are the characteristics of wave motion. Now when we talking of wave motion, so we also should know the relationship between the first three characteristics: wavelength, velocity and frequency. Yes sir. So let's see क्या है इसके बीच में relation. Relation between lambda, nu and c. मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं कि लैम्डा दैट इज इक्वल टू c अपॉन न्यू. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको छोटा सा आ सकता है. ठीक है? सो ये रिलेशन आपने याद रखना है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू. दैट इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. अब वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है 3 into 10 raised to power 8. तो इसका मतलब लैम्डा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू. गॉट इट? अब ये तो हो गए वेव्स, बट वी हैव टू सी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट इज द रेडिएशन which is simultaneously subjected to both electric and magnetic fields. ठीक है? Radiation which is simultaneously subjected to both electric and magnetic fields
दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, so we have three coordinates, three dimensional space में, one is y, the other one that is, say this is also, you can take it as z or you can take it as y, and we have another one which is x। Yes, sir. ठीक है, अब जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं तो दे आर सब्जेक्टेड टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। Yes. हम दो कोऑर्डिनेट सेम ले रहे हैं, दिस इज आल्सो y एंड दिस इज आल्सो y। Yes. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हम लोग शो करेंगे और हम शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। सो लेट्स फर्स्ट शो द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, y से शुरू हो रहा है, वेव की तरह ही फॉर्म करेगा, इट विल हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। सो वी हैव right, it is forming crests and troughs, so this is a wave। ये हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रहा है। Yes, sir. ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट यहां से हम लोग लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट हमारा ये हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, राइट। Yes, sir. अब अगर सपोज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, तो नंबर वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी सेड दैट द radiation is subjected to both electric and magnetic field। Yes, sir. ठीक है, then number two, the propagation of wave is perpendicular to the electric and magnetic fields। ठीक है, so जो propagation wave की होती है, आप देखते हो it is perpendicular to the electric field as well as the magnetic field। और electric और magnetic fields, if this is the electric field and this is the magnetic field, तो आप देखो कि ये दोनों भी एक दूसरे के perpendicular है। तो तीनों चीजें, magnetic field, electric field and propagation of wave, all three they are perpendicular to each other। ठीक, then third, all electromagnetic waves travel with the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, they all are traveling with the speed of light। Yes, sir. Okay, and also the electromagnetic radiations do not require a material medium for propagation। Do not require a material medium, मतलब कि ये जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं also in vacuum। So these are the electromagnetic radiations।
अब हमने जो भी रेडिएशंस देखी उसमें हमने दो चीजें करी. One was the wavelength, characteristics of wave में करा, and the second one that is the frequency. जो waves होती हैं उनकी different wavelengths और different frequencies होती हैं. उसके basis पे हम waves को arrange करते हैं in order of increasing wavelengths and decreasing frequencies. क्योंकि wavelengths जो हैं they are inversely proportional to frequencies ना, यही हमने पढ़ा. तो उसके बेसिस पे जब हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लिखो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इट इज द arrangement of different types of radiations, different type of electromagnetic radiations. लिखो different type of electromagnetic radiations in order of increasing wavelengths, or decreasing frequencies. Increasing wavelengths or decreasing frequencies. ठीक है, तो हम कैसे अरेंज करते हैं? Increasing wavelength. Let's say यहाँ पे हम wavelength ले रहे हैं. We are taking wavelength in meters. Yes. ठीक है, so first हम start कर रहे हैं वही 10 raised to power -18, 10 raised to power -14, 10 raised to power -10, -6, -2, -2 and 10 raised to power 2. ठीक है, so ये हम वेवलेंथ ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसीज भी ले लेते हैं साथ साथ. Decreasing frequencies, this is nu and unit what we are using over here is per second. yes sir. Okay, so we are starting with 10 raised to power 26, 10 raised to power 22, 10 raised to power 18, 10 raised to power 14, 10, 6. Okay, अब सबसे पहले हम जो लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन that is which has the lowest wavelength, shortest wavelength. तो shortest wavelength हम लोग लेते हैं cosmic rays. कॉस्मिक रेज. इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है अब जो कि हम लोग लेटेस्ट कर रहे हैं. उसमें कॉस्मिक रेज जो हम करते हैं दे मे और मे नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो किसी किसी बुक में कॉस्मिक रेज को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिया हुआ है और किसी किसी में नहीं लिया हुआ है. ठीक है, सो आपकी जो बुक है उसमें कॉस्मिक रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया हुआ है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट ओवर हियर. ठीक है, कॉस्मिक रेज के बाद जो हमारे पास आते हैं दे आर गामा रेज. गामा रेज के बाद एक्स रेज. एक्स रेज के बाद 10 raised to power -6 से पहले एक छोटा सा एरिया आता है which is known as UV radiation, अल्ट्रावायलेट. ठीक है, UV रेडिएशन. फिर UV के बाद हमारे पास आ जाएगा विजिबल रीजन. विजिबल रीजन भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही एक रीजन है. ये ही एक रीजन है जो कि हमें नजर आता है. ठीक है, विजिबल रीजन के बाद आता है इंफ्रारेड. ओके, फिर 10 raised to power -2 पे आएगा माइक्रोवेव्स. एंड लास्ट जिसकी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है they are the radio waves. yes sir. Clear हो गया? So what are we saying over here कि ये हमारे पास जो shortest wavelength हो गई that is of cosmic rays और जो largest wavelength है that is of radio waves. और जो waves हमें नजर आ रही है that is only visible region and this visible region has 7 colors with Giol. yes sir.
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो वायलेट होती है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ है, वी स्टार्ट ओवर हियर फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स and we end at 700 nanometers. हाँ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है? So this is the electromagnetic spectrum. Have you understood? Yes, sir. So we start from cosmic, gamma, X-ray, UV, visible region, infrared, micro and radio waves. Yes, sir. Okay, all right. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका. Let's do one or two questions. Write down. First question is yellow light emitted from Yes, sir. sodium lamp. Yellow light emitted from sodium lamp has a wavelength of 580 nanometers. nanometers. Calculate the frequency and wave number. Frequency and wave number. तो कैसे करेंगे हम इसको? हमारी रिलेशनशिप क्या है? Lambda is equal to c upon nu. C की वैल्यू 3 into 10 raised to power 8 upon nu. Lambda हमें दिया हुआ है कितना? 580 nanometers. So nu will become equal to 3 into 10 raised to power 8. नैनोमीटर्स को हमको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा because c हमें मीटर्स में दे रखा है, ठीक है? So ये आएगा 580 into 10 raised to power minus 9. Okay? So when we calculate this, it comes to 5.17 into 10 raised to power 14 per second. Do not forget to mention the units. Yes, sir. Clear? Yes, so sir. ये आ गया. फिर उसके बाद वेव नंबर उन्होंने बोला है, तो वेव नंबर that is equal to 1 upon lambda. Yes, ma'am. So that will be equal to 1 upon 580 into 10 raised to power Minus 9 nanometer. minus 9 nanometers. Yes, sir. So this comes to वेव नंबर कितना आ जाता है? 1.72 into 10 raised to power 6 per meter. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. So इस तरह से आप ये क्वेश्चन करते हो. Write down another one. Calculate the wave number of radiations having frequency. Frequency हमें दी हुई है 4 into 10 raised to power 11. किलोहर्ट्ज. तो इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेव नंबर. वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए पहले लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा. Yes, sir. ठीक है? So lambda that is equal to c upon mu 3 into 10 raised to power 8 upon 4 into 10 raised to power 11. 3 by 4 आ गया 0.75 into 10 raised to power 8 minus 11 कितना हो जाएगा? -3. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So 7.5 into 10 raised to power -4. Yes, ma'am. किसमें आएगा ये? मीटर्स. क्योंकि हमने ये भी मीटर्स में है ना, so this is going to come in meters. फिर उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है वेव नंबर. u bar that is equal to 1 upon lambda is equal to 1 upon 7.5 into 10 raised to power -4. ठीक है? Yes, sir. So इसको आप इस तरह से कैलकुलेशंस इजी करने के लिए 1 upon 0.75 into 10 raised to power -3 ले लो. Yes, sir. 0.75 कितना हो जाएगा? 4.3 है. 4 upon 3. So 4 upon 3 into 10 raised to power -3. 4 divided by 3 आ गया 1.10. 1.33 into 10 raised to power Plus 3. Plus 1.33 into 10 raised to power 3. Yes, sir. इसमें आएगा पर मीटर.
पर मीटर। Yes. ठीक है, so this is how we calculate। क्लियर हो गया? Yes, sir. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Particle nature of electromagnetic radiation and Planck's quantum theory। Planck's quantum theory। Okay। Now जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत सारे फिनोमेनन जो वेव कॉन्सेप्ट के थे, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, ये सारा उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, बट देन देयर वर सर्टेन फिनोमेनन जो कि सिर्फ अगर हम वेव नेचर लेते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट could not be explained, then black body radiation could not be explained। तो उसके लिए it was essential for us to take particle nature of any electron और particle nature of any wave। ठीक है, अब black body radiation सबसे पहले दो फिनोमेनन जिसका हमने नाम लिया, एक black body radiation और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है black body radiation का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी बेसिकली एक ब्लैक बॉडी क्या है, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट इमिटर। तब करके वो जितनी भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगी वो सारी की सारी इमिट कर देगी, इसलिए वो हमें क्या नजर आ रही है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसकी जो कलर चेंजेस होते हैं दैट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कि जैसे हमने ब्लैक बॉडी ली, उसको हम हीट करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी जो कलर है उसका वो हमें कम वेवलेंथ वाला नजर आता रहेगा। तो इनिशियली वो हमें रेड नजर आता है, फिर उसके बाद येलो नजर आता है, फिर उसके बाद ब्लू नजर आता है। ठीक है, अब अगर हम उसको और ज्यादा हीट देनी शुरू करें तो क्या होगा कि वो वेवलेंथ और कम होगी और वो विजिबल रीजन से अल्ट्रा वायलेट रीजन की तरफ जानी चाहिए अगर हम सिर्फ उसका वेव कैरेक्टर लें, बट ऐसा नहीं होता। द रेडिएशन विल ओनली बी देयर इन द विजिबल रीजन, उससे नीचे वो नहीं जाती। तो इसका मतलब देयर शुड बी समथिंग एल्स व्हिच इज प्रेजेंट जो कि उसके इस नेचर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई द पार्टिकल नेचर दैट वाज सजेस्टेड। पर पार्टिकल नेचर को और अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर सपोज हम इस तरह से एक सील्ड ट्यूब ले लें, ठीक है, और हम यहाँ पे एक मेटल का पीस ले लें, कोई भी एक मेटल का हम यहाँ पे पीस ले लेते हैं ऐसे, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, और यहां पे हम एक डिटेक्टर ले रहे हैं, राइट? वी आर टेकिंग अ डिटेक्टर। सो व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर नाउ? दिस इज द मेटल सरफेस। हम इसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं और यहाँ पे हम एक एमोमीटर भी ले लेते हैं। सर्किट के अंदर हमने एक एमोमीटर भी ले लिया। ठीक, जैसे इसके ऊपर रेडिएशंस डलती हैं, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिटेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं। जैसे ही वो डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे, यहाँ पे एमोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन नजर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिफ्लेक्शन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि करंट फ्लो करने लग गया है। और करंट क्यों फ्लो करेगा? ओनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जैसे ही करंट फ्लो करने लगता है इस साइड को, एमोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाती है। सो दिस gave us the process or the phenomenon which is known as photoelectric
ejection of electrons from the surface of metal when a light of suitable frequency that is threshold frequency falls on the surface of metal, राइट? तो ये जो रेडिएशन हमने इसके ऊपर फेंकी है, इस रेडिएशन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। हर एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं बाय न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर रहे थे बाय न्यू, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से कर रहे हैं? न्यू नॉट। तो जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया तो उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी नोट करी गई। सो राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 1, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light falls on the surface। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट उस मेटल सरफेस पे पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। देयर इज नो, यू कैन से कि ऐसा नहीं होता कि पड़ी है तो उसके 5 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इट डज नॉट हैपन दैट वेज। जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? लिखो, फॉर ईच metal certain minimum amount of frequency that is threshold frequency is required for ejection of electrons. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है मेटल के ऊपर और उसकी आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कम है देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। हमेशा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखो, the kinetic energy of ejected electrons is directly proportional to frequency but independent of intensity of light। independent of intensity। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें between kinetic energy and frequency, ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं between kinetic energy and frequency, तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद it is seen that kinetic energy is directly proportional to frequency। This is new norm। ठीक है। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आती तब तक क्या होगा? नो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इजेक्टेड।
जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन करती है तो उसी के बाद काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और अगर हम यही ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, तो it comes as a straight line because it is independent of intensity. Yes. ठीक है? Then the last point is the number of electrons ejected depends upon the intensity or brightness of light. Depends upon intensity or brightness of light. ठीक है? तो एक बारी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इजेक्ट होते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अदरवाइज जब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन नहीं होती तब तक जितनी भी मर्जी ब्राइट लाइट हम डालते रहेंगे, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड। ठीक है? देन द सेकंड इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है? क्या बोलती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? इट सेज दैट रेडिएशन is emitted discontinuously and not continuously in the form of small packets of energy called quantum। ठीक है? तो इसने बोला कि जो भी रेडिएशन इमिट हो रही है, अगर रेडिएशन सिर्फ एक वेव की तरह इमिट होती तो वो कंटिन्यूअसली इमिट होती, पर उसने ये देखा कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअसली इमिट नहीं हो रही बट डिसकंटिन्यूअसली इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। और इन क्वांटम को लाइट, जब हम लाइट की बात करते हैं तो क्वांटम दे आर नोन एज फोटोन्स ऑफ एनर्जी। Yes, sir. ठीक है? तो उसने बोला कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है विद क्वांटम ऑफ वन क्वांटम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. ठीक है? और E that is equal to h nu where h is the Planck's constant. Planck's constant, and it has a fixed value, constant value of 6.6 into 10 raised to power 34 joules second. ठीक है? Yes, sir. So this is what the Planck's quantum theory is. अब हमें पता है कि nu that is equal to c upon lambda. Yes, sir. So E क्या आ जाएगा? E will be equal to hc upon lambda. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो आज एक करते हैं।